Morning, all of you. Let's start. So, this is how your new compiler will look like. So, my screen is ठीक है. आप लोगों को अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, you all have got the black and white compiler, which is what we were using since a very long time. And it's actually the same, the content the same. Just that now we have made it colorful. We have underlined the keywords. We have underlined the definitions. तो वो सारी चीजें and the diagrams are colorful. So that it makes you easy to study. ठीक है. Otherwise, there is no other change that has happened. But definitely, yes, there has been. Uh, with time, every term there are new updates which comes in. So we update the compiler every term. But आपको जो अभी के लिए मिला है, this term, students have taken admissions for the April, uh, May 2026. उनको एकदम up to date मिल चुका है. But eventually इसमें थोड़ा time लगेगा because I'm underlining the keywords. I'm also, remaking the diagrams. So I'll just quickly, show you how it looks like because it looks very good. ये अभी मेरा फाइनल ड्राफ्ट आया है और चैप्टर 1. स्टिल इसमें भी मुझे एक चेंज करना है. सो एक एक चैप्टर बनाने में आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम सेंडिंग द फाइनल थिंग्स टू द डिजाइनर. डिजाइनर इज टेकिंग टाइम एंड अगेन आई हैव टू चेक क्योंकि डिजाइनर जब कुछ चेंज करता है तो कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो. सो इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस. तो मैंने ऑल दो टारगेट बनाना था अक्टूबर एंड का. होपफुली अक्टूबर एंड तक आई ट्राई टू फिनिश इट अप एंड आई सेंड यू. You will not get the PDF, obviously, of the compiler. We'll try to send you the hard copies to everyone. What we might do is just take a minimal delivery charge from you all, क्योंकि कंपाइलर देखो प्रिंट करने का पूरा कॉस्ट लगेगा. ठीक है, वापस से क्योंकि आपको ऑलरेडी कंपाइलर मिल चुका है. सो व्हाट वी माइट डू इज वी माइट टेक एन इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट्स दोज हु वांट द कलरफुल कंपाइलर. दोज हु वांट द कलरफुल कंपाइलर खाली उनको हम भेजेंगे एंड कुछ एक मिनिमम चार्ज रखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा इफ यू जस्ट सेंड इट अगेन, राइट? तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. यू ऑल कैन सी ये जो रेड से अंडरलाइन है, ये सारे जो रेड वर्ड्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स. तो ऐसे करके मैंने कीवर्ड्स जस्ट फॉर व्हेन यू आर, बिकॉज आपको कंपाइलर बार बार रीड करना है. तो एग्जाम के 2 days पहले व्हेन यू आर फ्लिपिंग द पेजेस, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द कीवर्ड्स ताकि वो दिमाग में बैठ जाए. कीपिंग दैट इन माइंड. एंड इसमें अभी भी एक चीज मेरा किया हुआ नहीं है विच इज द डेफिनेशंस पार्ट. तो जो भी डेफिनेशंस पार्ट होंगे, जैसे ये है, इसको मैं ग्रीन कर दूंगी इंस्टेड ऑफ ब्लैक सो दैट इट लुक्स बेटर. और तो कुछ नहीं है. सो एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर री मेकिंग द डायग्राम्स ऑल्सो, कलरफुल डायग्राम्स. तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली डायग्राम्स को हम कलरफुल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. दोबारा से ड्रॉ करेंगे ऐसे करके. आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल, राइट? सो दिस इज अभी के लिए चैप्टर 1. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. ओके, बस यही है. एंड होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगे. इसमें आई थिंक कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं हो रखे हैं, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रखा. ठीक है. तो इसमें और भी मुझे चेंजेस करने हैं. इट सीम्स वेरी इजी बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट. सो इवेंचुअली बन जाओ, राइट? ओके. सो लेट्स बिगिन. CB2, business economics. How many of you are appearing this paper? Obviously, all ही होगा, but still let me ask.
How many of you are appearing CB2 with one another, like another paper, CNCS? Most of you. Most of you are doing it. Okay. Nitesh, you messaged me personally. I was not able to get back to you. But today I can call you in the evening. Okay. And Nitesh, we can have a talk. अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा फील होता है कभी एनी पर्सनल इश्यूज यू ऑल हैव just let me know in the personal chat. Agar if you're not comfortable to communicate in front of everyone, just WhatsApp me. I will call you definitely and we'll understand the situation. So first, what I'll do today is I'll go very slow for today. I will give you an overview of the paper, how CP2 looks like, what you will be expecting. आप लोग का एग्जाम अच्छा how many of you are appearing from IEI? How many of you are appearing from IEI? Nitesh and Vidit. Anyone else? IEI student? ओके सो अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है CB2 का आई थिंक इट्स CB1 हो रहा था वो तो CB2 इज 23rd of April विच इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ अप्रैल ठीक है तो एंड ऑफ अप्रैल है तो भी आप लोगों के पास आराम से 7 मंथ्स का टाइम है एंड CB2 इज अ पेपर जो आप बहुत इजीली अगर आप पढ़ते हो तो आप 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस फिनिश कर सकते हो ठीक है नाउ let me just first break down and then we'll understand कि मैं कैसे proceed करूंगी for the April attempt. So here we have broken down CB2 into 24 chapters. Again, CB2 is the paper which has seen a lot of updates in the past few years. मैं दो पेपर जो फुल फ्लेजेड पढ़ाती हूँ CS टू CB2 ये दोनों पेपर में ही काफी अपडेट्स आए बट CB2 is one of the papers in all the papers among all the papers which has seen a lot of updates because obviously economics जब हम पढ़ रहे हैं तो it is something which needs to be evolved with time आपका अकाउंट्स टैक्सेशन ये सब उतना इवॉल्व नहीं होता बट जैसे जैसे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स चेंज होता है तो आपकी बहुत सारी चीजें नहीं आती जैसे कोविड was not there it was included recently then again a lot of new things which came in एक इस्लामिक फाइनेंस बोल के थोड़ा पार्ट इन्होंने घुसाया था बीच में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तो केम लास्ट ईयर इटसेल्फ तो ऐसे करके ना दे कीप ऑन चेंजिंग CB2 का सिलेबस कभी भी आप देखोगे हमेशा it has been evolving over time. So every term I have to change the compiler because there has been a few updates which comes in every term, right? So आप लोग को जो compiler मिला है, it has 24 chapters. And if you see the breakdown of the paper of I'm talking about IFA and IEI का अभी हमें श्योरिटी नहीं है but let's see what they will do. So there will be 26 MCQ questions. This is I'm talking about IFA. IEI में भी है पहले भी बीच में इन्होंने full MCQ किया था but now they have changed it again. I don't know what they will do it for this term. नवंबर टर्म से समझ में आएगा कि आईए का पैटर्न क्या है देयर विल बी 26 MCQs ऑफ 1.5 मार्क्स ईच तो कितना हुआ 39 हुआ ठीक है उसके बाद अप्रोक्सीमेटली देयर आर 10 क्वेश्चंस दीज आर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो ऑफ अप्रोक्सीमेटली इट रेंजेस बिटवीन 2 to 6 मार्क्स ठीक है 2 to 6 मार्क्स तक का रेंज करता है एंड there are two long questions there are two long questions of 10 marks ठीक है सो ये हो गया आपका 20 तो रेस्ट आपका कितना बचा अराउंड 41 जो भी बचा इट गोज टू दैट सो ये आपका पेपर पैटर्न है फॉर IFA विच इज फिक्स्ड यही रहता है हर बार फॉर इनके अच्छा बहुत बार ये क्या करते हैं ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे इसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 5 मार्क करके जैसे एक ही क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया 5 दैट इज समथिंग डिफरेंट बट दिस इज द पैटर्न विच स्टेज विद अस सो ये जो 26 MCQ है मेरा माय टारगेट इज दैट ऑल माय स्टूडेंट्स गेट 39 आउट ऑफ 39 तो अगर मान लो 60 इज द पासिंग मार्क्स उसमें अगर आपका 39 आ जाते हैं सो हाउ मच एक्स्ट्रा डू यू नीड टू क्लियर यू नीड 21 मार्क्स टू क्लियर राइट सो वो 21 इज नॉट अ बिग डील नाउ
तो वो आराम से यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर द सेक कि हाँ भाई मुझे पास होना है एग्जाम। बट इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, तो डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं लेना है। CV2 अगर आप डे वन से अच्छे से पढ़ रहे हो, आप एटलीस्ट आपका ये है कि आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं है दैट। डेफिनेटली द सिलेबस वाइज इट्स लेंथी, it's very theoretical compared to CLCS papers which you have appeared for. You will not see a lot of numericals, one or two numericals hardly you will see. But apart from that, it's full theoretical. Even the graphs and all which are there, तो वो पूरा theoretical ही है। उसमें practical, उसमें numbers नहीं लिखेंगे। When I say theoretical, आपको numbers नहीं लिखेंगे। Obviously, the theory part is very much practical oriented, but आपको numbers कहीं नहीं, बहुत rarely कहीं आपको खाली नंबर्स दिखने वाले। तो इट्स नॉट एट ऑल कैलकुलेशन, आपको टेबल बुक का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर कैलकुलेटर का भी उतना जरूरत नहीं है इन CV2। What you need is just my compiler and just you have to attend the classes. That's it. Nothing else you have to do. Right. So let's talk about the 24 chapters. एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। So the first, if I divided it this way, the first nine chapters are microeconomics, and the rest of the chapters are macroeconomics. ठीक है, तो ऐसा कुछ लाइन नहीं है माइक्रो मैक्रो का, ब्लर एक मैंने ही डिस्टिंक्शन ऐसे सोचा है कि फर्स्ट नाइन इज माइक्रो एंड देन नेक्स्ट इज योर मैक्रो पोर्शन। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले वी, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट चैप्टर वाइज, सो हम लोग इनिशियल चैप्टर्स में वी टॉक अबाउट बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक का डिस्टिंक्शन, हाउ योर यू नो व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो चैप्टर पर, वेरी बेसिक। एक दो कर्व्स हैं जो हम लोग नए नए पढ़ेंगे to start off, to give a good start to your economic chapter. Then this is your chapter 1. Chapter 2 and 3 is again your supply and demand. ठीक है, तो supply and demand आप लोगों ने already पढ़ रखा होगा. You might have studied in 11 or 12. You might have done in your college as well. But you will see that most of it is similar, but some of it is not same. जैसे आपको कुछ कुछ definitions हो गए या कुछ factors हो गए, कुछ लिखने का तरीका हो गया, डेफिनेशन हो गया, इज डिफरेंट इन व्हाट वी स्टडी ओवर हियर, because you need to understand that we have taken syllabus like this is the IFO syllabus. ठीक है, we follow the IFO syllabus for all the papers, IEI, IFO both. तो थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो इफ यू आस्क मी, जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मैम हमने जो 11th 12th में पढ़ रखा है, हमारे पास जो मटेरियल है, कैन बी यूज दैट? नो, you cannot use it. You have to use this material only. Whatever the definitions are mentioned here, whatever the factors are mentioned here, you have to say these only. You cannot use your own definitions, your own material, whatever. ठीक है, तो अगेन सप्लाई एंड डिमांड, इसमें हम लोग इलास्टिसिटी का भी बात करते हैं एंड बेसिक सारा चीज। 4 and 5 इज बैकग्राउंड टू सप्लाई, बैकग्राउंड टू डिमांड। तो बैकग्राउंड टू सप्लाई, बैकग्राउंड टू डिमांड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़ते हैं, रेवेन्यू कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, you talk about indifference curves. So a lot of different behavioral economics which was included in chapter 4, I think it was included in 2023. Behavioral economics, which was pehle, it was a part of CM2. Then they removed it from the CM2 paper and they introduced it in CV2. So again, it is good chunk of, part that they included in CV2 paper. तो अगर यहाँ तक हम लोग का काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर अगेन 6 and 7, chapter 6 and 7 are different market structures: perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. So these are the basic 4 types of market structures that we study. Again, words are very similar. If you have done economics in 11 and 12, आपको सुन के similar लग रहा होगा, but I will again say the same thing कि हम conceptually सेम चीज कुछ कुछ पढ़ते हैं, बट अगेन द स्टेटमेंट्स आर वेरी डिफरेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज अब हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं। सो आप सोचो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, इट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द फील्ड, राइट? जो आपने 11th 12th में पढ़ा वैसा उतना बेसिक नहीं है यहाँ पे। देन चैप्टर 8 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ हम लोग प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिफरेंट फॉर्म्स देते, वो हम लोग पढ़ते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट साइकिल, तो ये सारा चीज यहाँ आते हैं. नाउ चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 9 इज बेसिकली हाउ, अभी तक हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हम लोग बोल रहे हैं देयर इज अ यू नो एक फर्म है एंड एक कंज्यूमर है, इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है एंड देन दे आर कंज्यूमिंग सर्टेन अमाउंट क्वांटिटी ऑफ गुड एट अ गिवन प्राइस. ठीक है, तो ये हमने अभी तक पूरा हम समझेंगे. बट वी ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि हमेशा क्या होता है ना, ये जो मार्केट है, जहाँ फर्म्स हैं, जहाँ कंज्यूमर्स हैं, द मार्केट यूजली फेल्स. हाउ द मार्केट फेल्स इज दैट maybe we are not able to reach the equilibrium price, or maybe the price that we are charging is not good for the society as a whole, good for the climate as such. तो यहाँ हमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अब एक थर्ड एंगल आता है विच इज द गवर्नमेंट का एंगल, विच स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 9. कि अब गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट या तो टैक्स इम्पोज कर रहा है या सब्सिडी दे रहा है. तो ये सारी चीजें हम लोग अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स. अब फील आएगा हमें मैक्रो लेवल का. अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, which is your a firm who decides how much to buy, how much to produce, at what price to sell. A consumer is deciding how much to buy, at what price to buy. तो वो सारी चीजें अब गवर्नमेंट आ गए, एक थर्ड एंगल आ गए. सो दैट इज योर फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ स्टार्ट्स इन. ठीक है. चैप्टर 10 इज माइक्रो इकोनॉमिक. 10 एंड 11 बोल सकते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो एक आपको फिलर देगा कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं. जैसे आप लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. तो ये आपको आपको एक फील होगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि एक गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव है. द वर्ड्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चैप्टर 12 इज योर, अगेन देयर वाज अ चेंज लास्ट ईयर. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चैप्टर 12 को दो पार्ट में तोड़ा था, 12 एंड 13. तो ठीक है, उसका हम लोग को बात करने का जरूरत नहीं है, बट नाउ वी हैव 12 एंड 13 अलग अलग. सो चैप्टर 12 इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स. तो जहाँ पे हम लोग वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का. अब जैसे एक एंगल हमने गवर्नमेंट का घुसाया, we have consumer, we have producer, we have government, and we have rest of the world. So we as Indian citizens are dealing with the rest of the world in the sense कि हम import करते हैं goods, export करते हैं goods. तो वो जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एंड कैसे हमारा पेमेंट्स होता है, जिसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो आई कैन जस्ट राइट दीज टू चैप्टर्स टुगेदर ओनली, सिमिलर चैप्टर्स. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ INR एंड USD, ठीक है, तो आप कितना INR दोगे टू गेट 1 USD, राइट. सो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स. तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट. फिर चैप्टर 14 इज नाउ सी. अब जो भी पढ़ रहे हैं ना चैप्टर 11 के बाद, दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. जैसे 12-13 में हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल रेट, ये सब के बारे में. अब 14 में हम लोग पढ़ेंगे, 14 एंड इनफैक्ट 14 एंड 15 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. तो यहाँ कौन सा एंगल आएगा, बैंक, सेंट्रल बैंक. ठीक है, ये एक नया एंगल आपका, बैंक्स का, सेंट्रल बैंक्स का, कैसे मनी मार्केट वर्क करते हैं. आप लोगों ने कुछ सुना होगा वर्ड्स लाइक क्वांटिटेटिव ईजिंग. Those who have taken economics might have in class 12 heard quantitative easing somewhere vaguely. तो यहाँ हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ वेगली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसीज व्हिच आर टेकन. तो ये हम लोग चैप्टर 14, कौन सा एंगल आ गया, बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेंट्रल बैंक. तो उनका एंगल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर 16 विच वॉज अर्लियर चैप्टर 2, मतलब लास्ट ईयर इन्होंने नहीं, लास्ट से चेंज किया, चैप्टर 2 को कर दिया 16. तो चैप्टर 2 ऐसे भी रिलेटेड नहीं था माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जो डजंट मेक सेंस बीच में घुसाने का. अब इन्होंने सही डिसीजन लिया है. तो चैप्टर 16 जो इन्होंने डाला है, चैप्टर 16 में अब हम लोग दूसरे एंगल पे जाएंगे. अब हम लोग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे.
देखना हर एक का थ्योरी अलग होता है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एंशियंट थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉनिटरिस्ट थ्योरी। तो ये ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे या अलग अलग टाइम पीरियड्स में थे, तो उनका अपना खुद का अजम्पशंस था, अपना उनका खुद का मॉडल्स था, उनका अपना खुद का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस था। तो इसमें हम लोग एक क्विक बैकग्राउंड लेते हैं ऑफ ऑल द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, तो आई ट्राइड टू मेक इट इजी। आई मेड इट इन बुलेट पॉइंट्स, मतलब इंस्टेड ऑफ अ पैराग्राफ आई मेड हर एक स्कूल का जो है मैंने उसको बुलेट पॉइंट्स में डाला है, ताकि आप इजीली पढ़ के थोड़ा याद कर पाओ। ठीक है। नाउ मैम, हमें रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। देखो इवेंचुअली विल हैव टू रीलोड, तो थोड़ा जो एक आप लोग बोलते हो ना, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। यस, थोड़ा तो टू सम एक्सटेंट करना ही पड़ेगा। एंड ये इस पेपर में नहीं है, ये आप CP1 दोगे आगे जाके, CP1 जैसे पेपर में भी है। SC ऐसे पेपर दोगे, उससे भी टू सम एक्सटेंट हम लोग एक्रोनिम्स ले लेके कुछ कुछ चीजें याद करते हैं। तो याद आपको करना है, बट समझने वाला पार्ट इज मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं आपको समझाऊंगी। एंड याद करने वाला पार्ट आपका है, कैसे याद करना है दैट आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे वो प्रोसेस है। तो चैप्टर 16 इज यूजली अगेन वेरी शॉर्ट चैप्टर, हम लोग अलग अलग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें से ओनली सम स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्लासिकल, केंशियन, मॉनिटरिस्ट, न्यू क्लासिकल। दीज आर सम इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ बिजनेस जो हम लोग डिटेल में आगे जाके और पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर 17 में वी टॉक अबाउट क्लासिकल एंड केंशियन थ्योरी। ये दो मेजर स्कूल्स हैं ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम लोग इन डिटेल हर जगह पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी एंड केंशियन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ क्लासिकल थ्योरी, बैकग्राउंड ऑफ केंशियन, उनका क्या अपना assumptions था, मॉडल्स था, वो सारा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देन चैप्टर 18 वेरी इंटरेस्टिंग compared to the previous few chapters is relationship between a गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या हुआ, जो अभी हमने देखा, मनी मार्केट इज बेसिकली जहां पे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सब डिटरमाइन होते हैं, बैंक्स का रोल जहां पे आता है। सो व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ गुड्स मार्केट एंड द मनी मार्केट। आफ्टर दिस वी हैव चैप्टर 19 विच इज अगेन अ बिल्डअप। तो ये वाला एंड ये वाला, तो यहाँ पे यू टॉक अबाउट मॉनेटरिस्ट, न्यू क्लासिकल एंड केंशियन। ठीक है। अगेन डिफरेंट स्कूल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ दे एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक वर्किंग, हाउ दे एक्सप्लेन इन्फ्लेशन। तो ये अलग अलग स्कूल्स अलग अलग अपने तरीके से समझाते हैं इन की कॉन्सेप्ट्स को ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो हम लोग यहाँ पे इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगेन चैप्टर 20 एंड 21 आर द डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। इजी चैप्टर्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो सप्लाई साइड पॉलिसी इज जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ले रहा है directly to boost the supply of an economy without changing the demand. ठीक है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑल दोज थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई साइड में। डिमांड साइड इज जहाँ पे आप कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, आप उनको बोल रहे हो कि आप जाके ज्यादा परचेज करो मार्केट में, या फिर आप सेव करो, डिपेंडिंग आपका इकोनॉमी कैसा चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। आप लोगों ने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आते हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और दैट। ठीक है। 22 हमने यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट पढ़ा था उसी का बिल्डअप है। यहाँ पे अब एक्सचेंज रेट और डिटेल में पढ़ते हैं, तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। अब ये चैप्टर ना थोड़ा आप देखोगे, थोड़ा कुछ कुछ पोर्शन जो है इन चैप्टर्स में, यू विल सी यू विल सी देम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन गवर्नमेंट, the Brexit which happened. You will see them talking about the UK economy. You will see them talking about the Great Britain. तो वो मैम याद करना है क्या, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है उसका इन्फ्लुएंसेस आपको अपने आंसर में लिखना पड़े। ठीक है। Now, ma'am, I'm a IA student. Still, should I have to study? Yes, because the material is same. You don't have any other option. So you will have to study UK policy, European Union, EU का जो है पूरा ब्रेक्सिट जो हुआ, तो वो कुछ उसके रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स आते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज वो सिलेबस में है। नाउ
वो क्या आता है हमेशा एक्सप्लिसिटली कभी नहीं आता कि आप ईयू पॉलिसी का बताओ, यूरोपियन यूके पॉलिसी का डिफरेंशिएशन बताओ। तो ये सब अलग अलग कभी आता मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है कि उन्होंने ऐसा कुछ दिया हो अलग से। बट डेफिनेटली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि मेन क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फ्रेंसेस उधर लिखने पड़ेंगे, तो वो चीज डेफिनेटली आपका आ सकता है। ठीक है। 23 इज योर अगेन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मनी यूनियन। तो यहाँ इस चैप्टर में भी इन्होंने काफी बात किया है अबाउट द यूरोपियन यूनियन, अबाउट द ब्रेक्सिट, अबाउट द यूके पॉलिसीज, हाउ द एक ईएमयू का कॉन्सेप्ट होता है विच इज यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। तो वो वाला चीज इन्होंने इधर थोड़ा डेफिनेटली हिस्टोरिकल है, थोड़ा पॉलिसी ओरिएंटेड है, एंड थोड़ा समझने के लिए थोड़ा कम है, बट इट्स मोर लाइक रीडिंग, इट्स मोर लाइक रीडिंग। ठीक है। एंड 24 इज द लास्ट चैप्टर, मोर अबाउट समरी। तो अभी तक जो भी हमने आफ्टर 9 ऑनवर्ड्स पढ़ा, समरी ऑन डिफरेंट थ्योरीज, डिबेट्स एंड जो भी पॉलिसीज हैं, तो उनके बारे में एक समराइजेशन है इस चैप्टर में। आई विल नॉट से कि कुछ नया पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली हम नया पढ़ते हैं, बट इट्स मोर और लेस अ समराइजेशन ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, राइट? So this is the entire syllabus content, how it looks like and what we'll study. आप लोग को सुन के एक बार ऐसा लगेगा कि बहुत थ्योरी है, and you know towards the end it might turn boring. Yes, it is. Towards the end you will feel that somewhat boring है, क्योंकि काफी थ्योरी और हमें अभी तक आदत नहीं है इतनी थ्योरी से डील करने के लिए। सो इन दैट सेंस इट इज बोरिंग, बट इफ यू स्टडी विद एन इंटरेस्ट तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू कि कैसे पढ़ना है टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज। सो नाउ दिस इज द ओवरव्यू। नाउ व्हाट हाउ आई विल टीच यू इन माई क्लासेस, ये मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। सो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है, राइट? 23rd April. So we have good October, November, December, January, February, March, and April. So we have 7 months, good 7 months of time. Honestly, 2 months of revision is very good enough for CB2. हमें उससे ज्यादा ही मिलेगा रिविजन के लिए टाइम, बट स्टिल अगर हम 2 months को आइडियल समझें, उससे ज्यादा रिविजन इज नॉट नीडेड. There are a few key points which you have to consider while studying. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्लासेस का स्ट्रक्चर एक बार समझा देती हूँ। हमारे वीक में 1 से 2 अभी, बिकॉज अभी भी हैव स्टार्टेड, अभी इनिशियली आई विल गो अ लिटिल स्लो बिकॉज एक थोड़ा आपको हैबिचुएट होने में टाइम लगता है. सो आई विल गो अ लिटिल स्लो. आई विल हैव 1 to 2 लाइव क्लासेस. दीज लाइव क्लासेस विल बी टेकन बाय मी. ठीक है. Plus, we'll have one more live session which will be taken by the industry expert. ठीक है, she will be taking up one more live class. तो आपका weekly anyways 2 to 3 live sessions फाइनल है. ठीक है, ये आपका हो गया. इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे. अब आपको क्लास में नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है. जो मेरा कंपाइलर है दैट्स मोर देन इनफ. यू डोंट हैव टू मेक योर ओन नोट्स. What you have to do is in my class you have to sit with my compiler, sit with a pencil. कुछ अगर साइड में जैसे मैं हिंदी में समझाती हूँ, ठीक है, इफ हिंदी इज कंफर्टेबल टू यू, तो आप कुछ वर्ड्स आपने हिंदी में लिख लिया, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया वो लिख लिया, कुछ मैंने कुछ अलग डायग्राम बनाया, आपने वो ड्रॉ कर लिया. सो ऑल दीज थिंग्स इन द कंपाइलर itself. In the compiler itself, I'm not asking you to make a separate notes copy. But apart from that, another thing which is very, very important is the diagrams. So chapter के बीच में जैसे कुछ डायग्राम जो आते हैं, तो मैं जब क्लास में वो डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं कंपाइलर से प्रेजेंट कर दूँ, वट एवर इट इज, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अलॉन्ग विथ मी. बाय बिकॉज इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम तो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा. दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन इन स्टूडेंट्स. क्योंकि अब आप लोग के केस में सिंस इट्स टाइपिंग तो डायग्राम्स आते नहीं है, बनाने को नहीं आते. बट व्हाट दे डू इज दे गिव यू द डायग्राम एंड दे आस्क यू टू एक्सप्लेन, एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू डू इट. व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया डायग्राम. आपने कभी बनाया ही नहीं, आपने खाली देखा है, मुझे पढ़ाते हुए देखा है, आपने कंपाइलर में देखा है, और आपको लगता है कि आपको आ गया, बट एक्चुअली में आपको आता नहीं है.
A lot of cases have happened in past. Students have uh, like left 4 mark, 5 mark, 6 mark का question because उन्होंने diagram they were not able to explain the diagram. तो उसके लिए आपको मेरे साथ साथ क्लास में एक बार डायग्राम्स बनाने हैं. सो जो भी की चीजें हैं वो मैं लिख देती हूँ. आपको मिनिमम 2 से 3 बार डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करना. एक बार तो आप मेरे साथ साथ क्लास में ड्रॉ कर लेना और उसके बाद जब आप खुद से पढ़ रहे हो तब ड्रॉ करना. नाउ आफ्टर माई क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कुछ पर्टिकुलर 7-8 पेजेस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया. तो मेरे क्लास में आपने कंपाइलर से obviously I'll ask you some places to read. Most of it I will not ask you to read. मेरे क्लास के बाद आपको कंपाइलर रीडिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंपाइलर रीडिंग, this is what will help you clear your exam. This is the only thing which will help you to clear your exam. So minimum 4 to 5 times you have to read the entire compiler. So कितने पेजेस का एक बार देखो. आई थिंक 900 समथिंग, नहीं सॉरी 400 समथिंग पेजेस का है. आई थिंक नया वाला कंपाइलर थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्पेस वाला चीज. बट 400 पेजेस का जो आपका कंपाइलर है, आपको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रीड करना. ठीक है, तो आपको इसको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स अभी से अगर रीड करोगे तो सही है. स्टूडेंट्स कॉल मी 15 days बिफोर द एग्जाम, 20 days बिफोर द एग्जाम. मैम मैंने खाली एक बार रीड किया, अब क्या होगा? अब आपका कुछ भी नहीं. दिस इज व्हाट आई से. जो होगा भगवान भरोसे. अब आप भगवान भरोसे एग्जाम दो, जितना पढ़ पा रहे हो नहीं उतना रीड करके जाओ. बट आई विल टेक योर क्वेश्चन. बट माई सजेशन, जितना कंपाइलर, जैसे अब कब रीड करें मैम? एवरी डे टेक हाफ एन आवर टू जस्ट रीड द कंपाइलर. मान लो अभी हम लोग चैप्टर 4 हमने खत्म कर दिया है, आपने 4 तक एक बार तो रीड करी है क्लास के तुरंत बाद. एंड एवरी डे हाफ एन आवर जो निकाल दो चैप्टर 1 से दोबारा रीड करते चलो. व्हाट्स दिस? You just have to read, just like a storybook you have to read. And when you read, it will automatically stay in your memory. तो अब आप लोग जो बोलते हो ना मैम रोट लर्निंग, मैम मेमोराइज करना है, मैम रट्टा मारना है. When you are reading it for 4 to 5 times, when I have, in class taught you something, it has stayed in your mind. You will not have to, stress about learning or anything. वो अपने आप लर्न, अपने आप मेमोरी में फिट हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा हमारे LMS पे MCQs है, चैप्टर वाइज MCQ है. नाउ अगेन देयर इज स्मॉल इशू. हम लोग के जो अभी करंट स्ट्रक्चर में MCQ डाला हुआ है, चैप्टर नंबर्स एंड नेम्स में नॉट मैच. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज ये जो चेंजेस हुए हैं ना चैप्टर के, ये रिसेंटली हुए, अभी 6 months पहले. So it takes a lot of time to change in the LMS. So we are hoping to do it just after November term. क्योंकि अगर हम अभी करेंगे तो नवंबर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम वो चीज नहीं चाहते हैं. बट जस्ट आफ्टर नवंबर 1 week का टाइम लेके वी चेंज इट. ऑल्दो सारे चैप्टर्स का सारा MCQs डाला हुआ है, बट चैप्टर हो सकता है ऊपर नीचे हो. जैसे मैंने बोला, ये जो चैप्टर 16 है विच इज योर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ये पहले चैप्टर 2 था. तो अभी जो आप LMS पे जाओगे तो आपको वो चैप्टर 2 ही दिखेगा अभी. बट आपको नेम से तो आप मैच कर पा रहे हो ना, कंपाइलर में चैप्टर नेम्स तो है ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैच करके MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो. जस्ट आफ्टर व्हेन वी कंप्लीट, मैंने बोला आज चैप्टर 1 डन है तो आप जाके MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे. एंड ऑब्वियसली क्लास में भी हम MCQs करेंगे, ठीक है, MCQs एंड क्वेश्चन आंसर. नाउ आप लोग को रिविजन नोट्स मिला है क्या CB2 में? हैव यू गॉट बुकलेट्स, रिविजन नोट्स? Have you all received that? Apart from compiler और क्या मिला आपको? Have you all got it? Yes or no? Yes मैम मिला है. वो एक्चुअली देने का जरूरत नहीं होता है, बट क्योंकि स्टूडेंट्स इतना बोलते हैं, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम. तो उसका जो है ना, आई पर्सनली फील इट्स नॉट important to use revision notes, but since you have a lot of time for the April term, what you can do is you can use the revision notes to solve questions. Now why I am saying this, because initial देखना first 2 booklets तो है, पहला बुकलेट एंड सेकंड बुकलेट. पहला बुकलेट में फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, फिर सेकंड बुकलेट में नेक्स्ट 4 to 5 चैप्टर्स है. बट उसके बाद के जो बुकलेट्स अगर आप देखोगे, इट मिक्स एंड मैच.
जैसे मान लो चैप्टर 8, 9, 10 है, फिर 15, 16 है, ऐसा करके मिक्स मैच है। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम एक 5 मार्क का आंसर लिख रहे हैं, तो उस 5 मार्क के आंसर में हम खाली एक चैप्टर को नहीं रेफर कर रहे, वी आर रेफरिंग 5, 6 डिफरेंट चैप्टर्स। समझ रहे हो? तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सेग्रीगेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। Although what I have done for you all for this term, I did it for the September term in fact, I have chapter wise segregated your question and answers. So I might have it in the LMS also. If anyone can just open, I'll quickly see if I'm able to log in the dashboard or not over here and show it to you all how it looks like. ये दिख रहा है, मेरा सीन दिख रहा है, ये ऐसा दिखेगा आपको CP2, ठीक है ना? तो इधर में अ, 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 ये वाला देख रहे हो, मैराथन क्लासेस वाला जो है, इसको मैं अभी रीडू करूंगी। एक्चुअली अभी नवंबर टर्म के लिए थोड़ा हम नहीं चेंज छेड़ नहीं रहे इसको, बट ये जो है ना मैराथन क्लासेस, देख रहे हो ये वाला, ये देखो अटेंशन स्टूडेंट्स गूगल शीट दिख रहा है ये वाला आपको देखा, मैम इज यूजिंग इन द मैराथन सेशंस। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो, ये हमने कर रखा है आपके लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सेग्रीगेट कर। So now this is what I want you all to use rather than using that. From the next time onwards, I'm not giving, आप लोग को मिला है ठीक है, इसके नेक्स्ट टर्म में तो हम नहीं देंगे बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि एक क्वेश्चन है जो हर जगह रेफर हो रहा है। तो मान लो कोई एक क्वेश्चन है जहां हम चैप्टर 5, 6 एंड चैप्टर 19 रेफर कर रहे हैं, तो वो 19 के अंदर जाएगा, क्योंकि जब आप 19 तक पहुंच चुके हो तो आपने ऑलरेडी 5, 6 कर लिया है ना। बिकॉज CB2 में आई एम गोइंग चैप्टर 1 से 22, यहाँ मैं वो बीच में ये बीच में वो वैसे नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट से एंड जाती हूँ बिकॉज ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड। तो दिस इज, देखो अब जैसे चैप्टर 16 में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, बिकॉज चैप्टर 16 वाज व्हाट दैट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो डायरेक्टली इसमें नहीं आया, वो यहाँ पे आ गया क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से भी लिया गया। तो अगर आपने चैप्टर 1 खत्म किया है, तो अब आपका कैसे खत्म होगा पूरा चैप्टर 1? आपने क्लास मेरा अटेंड कर दिया, क्लास में उसका कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके LMS से सारे चैप्टर 1 के MCQs कर लिए एंड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए चैप्टर वाइज। दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर फॉर यू गाइस। एंड इसके पहले अभी तक मैंने इतना काम मेहनत किया नहीं था, बट इस बारी मैंने ये मेहनत आप लोगों के लिए एक्सप्लिसिटली ये इसीलिए किया है। देखो मेरे, क्योंकि हर टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका इवॉल्व हो रहा है। सो फॉर यू गाइज नाउ दिस इज इजी। पहले मैं बोलती थी सिलेबस खत्म करो फिर पेपर पूरा बनाते चलो, बट आई हैव सीन रीसेंट जनरेशन इज नॉट एबल टू फॉलो दैट। सो फॉर यू गाइज, फॉर द रीसेंट जनरेशन, जेन Z, जेन अल्फा, वट एवर यू गाइज आर, तो उसके लिए मैंने ऐसा पूरा कर रखा है। ठीक है, क्लियर? अब इससे ज्यादा और बेटर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी हैव डन। ठीक है, एंड ये हमारे यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद रिविजन नोट्स मैंने बोला, इफ यू वांट टू यू कैन डू इट, बट एज सच चैप्टर वाइज इफ यू रेफर विल बी ग्रेट। एंड हम क्लास में भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज करके ट्राई करेंगे करने का। देर आर सम मटीरियल क्वेश्चंस जो IFA का मटीरियल है, ठीक है, उसमें आप लोग देखना कुछ है नहीं, इन जस्ट क्वेश्चंस आर देयर। तो वो हम डेफिनेटली क्लास में भी थोड़ा बहुत करेंगे एंड यू गाइस कैन आल्सो डू इट, PDF इज देयर एंड एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्स असाइनमेंट्स, एक्स असाइनमेंट्स तो आपको ऐसे भी सिलेबस खत्म करने के बाद रिविजन के तौर पे करना है। एंड देन पास्ट पेपर्स, पूरा पूरा बैठ के जो पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं एज मॉक एग्जाम्स, तो वो हम लोग को करते हैं। So these are a few things that you have to do. Now, मैम क्लास के साथ साथ क्या क्या करना है, आई क्विकली हाईलाइट।
कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मेरे साथ साथ करनी है, कॉन्सेप्ट एंड सम्स क्लासेस। तो मेजरली कॉन्सेप्ट क्लासेस विल बी टेकन बाय मी, सम विल बी टेकन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एंड सम्स क्लासेस जो होंगे वो भी मिक्स मैच करके होंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मेरा मिस कर रहे हो तो उनका अटेंड कर सकते हो, आपको दोनों का क्लास अटेंड करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? आपको दोनों का क्लास अटेंड करना है। मेकिंग डायग्राम्स वन टाइम along with me in class, compiler reading at least one time with me after the class, doing LMS MCQ and question answer. If you do these things, if you do these things, मतलब आपका एक बार के लिए पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज कर। समझ रहे हो? आराम से जनवरी मिड तक का मेरा टारगेट है। ऐसे तो हम बहुत आराम से पहले भी कर सकते हैं, बट जनवरी मिड तक का मेरा टारगेट है टू फिनिश इट अप, एंड माइट टेक जनवरी एंड, डजंट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल का ऑलमोस्ट 20 days you have, so you have good amount of 2 to 3 months of time for revision। उससे ज्यादा रिविजन CB2 में चाहिए। मैम एवरीडे कितना पढ़ना है? नॉट मोर देन 2 hours, नॉट मोर देन 2 hours। मैम लेक्चर्स सब कब होंगे? उस दिन कितना पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल आज मेरा एक लेक्चर है, तो आज कितना पढ़ना है? आज आपको खाली मेरी 1 hour एक्स्ट्रा पढ़ना। खाली कंपाइलर रीडिंग कर लोगे जितना मैंने आज पढ़ाया, MCQ प्रैक्टिस कर लिया मन है तो, दैट्स, डायग्राम्स बना लिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैम इतना पढ़ने से हो जाएगा आराम से, इससे ज्यादा आप अभी पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इट्स फुल थ्योरी, बोर हो जाओ। मेरे क्लासेस का ड्यूरेशन अगर आप देखोगे 1.5 hours से ज्यादा का यूजली होता भी नहीं है। शुरू में माइक्रो में सिर्फ स्ट्रेच, बट मैक्रो में 1.5 hours से ज्यादा अगर मैं क्लास दूंगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगी, आप भी बोर हो जाओगे, हम दोनों एक दूसरे को देख देख के बोर हो जाएंगे, बिकॉज मी कंटिन्यूसली स्पीकिंग एंड यू कंटिन्यूसली लिसनिंग। तो आपका लिसनिंग का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, मेरा बोलने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। सो माई क्लासेस आर नॉट मोर देन 1.5 hours। Another thing which I have done is I took something called as fast track classes. Explicitly, I took it for this thing, for the September term. And मैंने I think chapter 22 तक 21 तक ऐसा नहीं, chapter 17-18 तक खत्म कराया था, बाकी मैं अभी नवंबर टर्म में कंटिन्यू कराऊंगी। सो ये जो फास्ट ट्रैक क्लासेस है, ये इस बार हमने लाइव लिया था फॉर सितंबर टर्म। आपके टर्म में हो सकता है लाइव हो भी नहीं भी, नॉट वेरी श्योर, बिकॉज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस तो पूरा लाइव कर ही रहे हैं। दीज क्लासेस ये आप देखना, आपको मिला होगा ना, सबको एक्सेस मिल गया होगा कंटेंट ब्राउजर का, तो उसमें एक अलग से फोल्डर बना हुआ है फास्ट ट्रैक क्लास का। अगर आप लोग देखोगे उसमें हर एक चैप्टर इज कवर्ड इन 1 hour, लेस देन 1 hour, और 1 hour, और सम चैप्टर्स विच आर बिग 1.5 hours। तो वो जो 1 hour 1.5 hours से हमने हर एक चैप्टर कवर किया है, दोज आर फास्ट ट्रैक क्लासेस। वो पढ़ के पहले पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, बट सिलेबस जब आपका हो गया खत्म, जस्ट आपको एक रिविजन के लिए मेरे को सुनना है, तो प्लीज डोंट गो बैक टू द ओरिजिनल क्लासेस, यू कैन रेफर द फास्ट ट्रैक। मान लो आपने चैप्टर 5 पूरा खत्म कर लिया, मैम मेरे को ना एक बार खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपका वीडियो से मैं करूँ, तो क्या मुझे आपका 6 hours 5 hours का लेक्चर वापस देखना होगा ऑफ चैप्टर 5? नहीं, वो 1 hour का लेक्चर है चैप्टर 5 का, जिसमें मैंने क्विक रिविजन कराया, तो वो आप देख। इतना रिसोर्स है ना CB2 में, इतना रिसोर्स है कि अगर आप ट्राई करोगे भी फेल होने का तो भी नहीं फेल हो सकते। मतलब अगर आप सोचोगे ना मुझे फेल होना है, सोच के भी फेल नहीं हो सकता इंसान, इतना रिसोर्स है अगर उसको यूटिलाइज कर ले। क्या फास्ट ट्रैक क्लासेस अभी से करना चाहिए? नहीं, वंस द सिलेबस इज डन एंड सम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं देख के सुन के अच्छे से समझ में आ रहे, फॉर देन यू कैन विजिट द फास्ट ट्रैक क्लासेस। अर्लियर वी वर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द फास्ट ट्रैक क्लासेस द मेन क्लासेस। हमारा एम था कि हम फास्ट ट्रैक क्लास अलग से देंगे टू वर्किंग स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है, बट नाउ वी हैव मेड इट अवेलेबल फॉर यू ऑल ऑल्सो। So it's an additional source, and this has taken a lot of effort. आप सोचो एक चैप्टर जिसमें 5 to 6 hours खत्म करने पे लगता है, उसको मैंने 45 minutes 1 hour में खत्म किया। So the level of the amount of talking that I'm doing at the speed
तो वो चीज और जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने भी उस समय बहुत अच्छे से मैं वी वर अटेंडिंग एंड डूइंग इट, तो वो इसमें बहुत एफर्ट किया विच वी हैव मेड अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, सो यू ऑल कैन रेफर टू दैट एज वेल। A lot of things are there, तो ये आप लोग लिख लो एंड इवेंचुअली वंस द सिलेबस इज डन आप लोग को एक्सरसाइजमेंट्स करने हैं, फिर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। यू विल सिट विद द पास्ट पेपर्स एंड जस्ट डायरेक्टली सॉल्व द पास्ट पेपर्स। अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है, okay, now if you have any doubts you all can put it up in the chat box or you can ask. Vansh is asking there will be offline Vansh, yes, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस हैं दोज आर बीइंग टेकन फ्रॉम मुंबई। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इट विल बी ऑफलाइन, बट या वी आर टारगेटिंग इट टू बी ऑफलाइन, बट माय क्लासेस आर ओनली फ्रॉम कैलकाटा एंड ऑनलाइन। सो एंड आई विल सी द टाइम, अगर ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेंड इन इवनिंग और इन आफ्टरनून या वट एवर, सो अभी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हुई है I might change the timing in coming 1 month or coming 15 days, depending सब students का कैसा college का schedule है and how many students are coming in the offline physical class in Calcutta. Accordingly, I might change ताकि सब maximum लोग join कर पाए classes. ठीक है, weekly targets with it I'll give. एक बार start करने दो syllabus. Weekly targets usually उतना hardcore weekly targets में CB2 में नहीं देती हूँ, वो मैं CS2 में करती हूँ। CB2 थोड़ा चिल है तो मैं वीकली टारगेट्स नहीं देंगे, कमिंग 2 वीक्स या कमिंग 3 में ऐसे करके मैं कमिंग 5 डेज कभी 4 डेज वैसा थोड़ा फ्लेक्सिबल टारगेट्स। ठीक है, बट यस टारगेट्स तो मैं देती हूँ डेफिनेटली। अब एक बार फॉर्म में आ जाए, थोड़ा स्टार्ट होने दो, 1-2 क्लास होने दो, फिर रहेंगे। Any other questions you all have? Just introduction and overview related. मैम कंपाइलर का आप बोल रहे थे कि रीडिंग करना रहेगा, बट सपोज कि अगर लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ाया है और मैं उसको रीड करूँ तो वो मेरे को एग्जाम में लिखने के लिए तो याद ही करना पड़ेगा ना, मतलब समझा है मैंने बट याद तो करना पड़ेगा ना उसको लिखने के लिए, नहीं तो फिर मैं वो एग्जाम के वर्ड्स कहाँ से लिखूंगा। अगर आप मेरा क्लास सुन लोगे, ठीक है, आपने फुल कंसंट्रेशन से मेरा क्लास सुना है एंड आपने तुरंत क्लास के बाद एक बार रीड कर लिया कंपाइलर एंड उसके बाद आप 3 से 4 बार और रीड कर रहे हो कंपाइलर, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। मैंने वही बोला कि डोंट स्ट्रेस ऑन लर्निंग पार्ट, डोंट स्ट्रेस कि भाई मुझे याद करने। इफ यू कीप ऑन स्ट्रेसिंग कि मुझे याद करने, इवेंचुअली आपको याद नहीं होगा कुछ। डोंट स्ट्रेस ऑन एनी पार्ट, कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी रिलैक्स कि मैम जैसे पढ़ा रही है वैसे करो। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा तो अपने आप देखोगे कि आप मेरे क्लास के बाद ही आपको काफी कुछ चीजें याद हो जाएगी। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग आई डोंट टेक क्लासेस मोर देन 1.5 आवर्स। सम क्लास हो, डाउट्स क्लास हो, चलता है, बट जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है वो मेरे 1.5 आवर्स से ज्यादा के होते ही नहीं। एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। अदर्स? मैम टाइपिंग का कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि अभी टाइपिंग की स्पीड स्लो है, अभी टच से टाइपिंग भी। मत टेंशन लो, टेंशन मत लो। CB2 का टाइपिंग इज वेरी सिंपल। मैंने टाइपिंग बोला ही नहीं, इसलिए नहीं बोला क्योंकि CB2 का टाइपिंग इज वेरी सिंपल, प्लेन इंग्लिश टाइपिंग है। लैपटॉप यूज किया है ना, प्लेन इंग्लिश टाइपिंग किया है, बस उसी को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करोगे? जब हम सम्स क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, तो तभी आपको लैपटॉप पे तुरंत तुरंत टाइप करना है। एंड जब आप खुद से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइप करके करना। इवेंचुअली हम क्लासेस में आपको बता देंगे कैसे करना। एंड दोज हु आर डूइंग CB2 विद एनी अदर पेपर, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप दूसरे पेपर का टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे, CB2 का अपने आप, बिकॉज CB2 में कुछ है ही नहीं ना, यहाँ प्लेन इंग्लिश टाइप कर रहे हो, न्यूमेरिकल ज्यादा है ही नहीं, और न्यूमेरिकल जो है उसमें भी कुछ मैथमेटिकल बोल के नोटेशन कुछ है नहीं है, तो इट्स वेरी सही।
Yes, but if you feel that you are extremely slow in typing, extremely slow, then you can start from today itself. कैसे? एक बैठो, CP2 का कंपाइलर खोलो, एक पैराग्राफ टाइप कर लो देख के. ठीक है, कोई भी पैराग्राफ. अभी के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी के लिए आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर सकते. तो एक पैराग्राफ टाइप कर लो. So that will improve your typing. If you feel that your typing is extremely क्या बोल रहे हैं मैम? टॉकिंग अबाउट we have you have to attend live lectures. Whenever you have to watch a video, I'll let you know. But mostly it will be live lectures only for now. Any other question with it? So next time I will not be taking any question of student who is not switching on the camera. I've answered your question with it, but from next time you have to switch on your cameras to ask the question. Anything else? Okay. So, okay, I'm ending the overview session. We take a good, just give me a second. I'm just stopping the recording.